गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? वेरी गुड। देखो बेटा, सीए फाउंडेशंस की क्लासेस वगैरह अपन आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी हिंदी मीडियम के लिए। सिलेबस वगैरह भी बहुत अच्छा है। 11-12 के अंदर आपने जो टॉपिक्स वगैरह आपने पढ़े हैं, ठीक है बेटा, मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपकी वोकी में आएगी। कुछ कुछ चैप्टर इसमें आपके नए और ऐड आपको उसमें हुए हैं जो भी आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। सीए फाउंडेशन बेटा बहुत इजी कोर्स है, अच्छा कोर्स है। स्टडी आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। स्टार्टिंग से बेटा आप स्टडी वगैरह करेंगे तो रिजल्ट्स वगैरह बहुत अच्छा दे पाएंगे आप। आपको सबको बताइए सीए फाउंडेशन का टोटल जो सिलेबस है उसमें अकाउंट्स भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है बेटा, टोटल जो अकाउंट्स है बेटा वो 100 मार्क्स की आपके अकाउंट्स हैं। ठीक है, उस अकाउंट्स के 100 मार्क्स के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है बेटा, मोटे मोटे जो चैप्टर्स वगैरह है वो लगभग 12 से 13 चैप्टर आपके टोटल आपको पढ़ने को मिलेंगे। उसमें बेटा आज मैं फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं उस चैप्टर का नाम है आपका बैंक समाधान विवरण पत्र। ये चैप्टर सर ऐसा लग रहा है कि हमें जाना पहचान लगता है, हमने पढ़ा भी है। 11th के अंदर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छा से पढ़ा होगा और देखा भी होगा, लेकिन 11 से सीए फाउंडेशन तक आने में लगभग आपको 1.5 साल लग चुका है। 1.5 साल के अंदर बेटा बहुत सारी चीज़ें अपन ने भूल भुलैया भी हो जाती है, राइट। इसलिए अपन एक बार चैप्टर को बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और इस प्रकार से मैं आपको ये लेसन पढ़ाऊंगा कि जैसा आप 11th के अंदर ही पढ़ रहे हैं, ना कि आप सीए फाउंडेशन में आगे पढ़ रहे हैं। क्योंकि 11th में जैसे बच्चों को बिल्कुल जीरो से हीरो बनाया जाता है, वैसे ही बेटा इस चैप्टर को भी मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाला हूँ, ताकि लेसन आपको बहुत अच्छा सा समझ में आ जाए। ओके राइट। देखो बेटा, चैप्टर का नाम आपको दिख रहा है बैंक समाधान विवरण पत्र। देखो इसका बेसिकली छोटा सा मैं एग्जांपल देके आपको बताऊं, मैं उससे आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, ए नाम का बेटा कोई व्यापारी है जो बैंक के साथ लेन देन करना चाह रहा है। ए नाम का कोई व्यापारी है जो बैंक के साथ लेन देन करना चाहता है। कोई भी व्यापारी बेटा अगर बैंक से लेन देन करना चाहे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए नाम के व्यक्ति ने पंजाब नेशनल बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट खुलवाया। फिर तो आपको ये भी पता होगा जब भी बैंक में हम अकाउंट खुलवाते हैं कुछ ना कुछ अमाउंट भी आपको जमा कराना पड़ता है, राइट सर। जैसे एग्जांपल दो, ए ने पंजाब नेशनल बैंक में जो अपना सेविंग अकाउंट खुलवाया उसमें उसने स्टार्टिंग में 5,000 रुपए जमा कराए। नॉर्मल अपन बात करेंगे, ए नाम का व्यक्ति अगर बैंक में रुपए जमा कराता है 5,000 रुपए, तो ए नाम का व्यक्ति और दूसरा कौन है हमारा बैंक। ए ने जब बैंक में रुपए जमा कराए तो ए ने कोई ना कोई एंट्री तो बनाई होगी, यस सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 से ये पैसा जब बैंक के पास आया तो बैंक में भी तो कोई ना कोई एंट्री बनाई होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 5,000 रुपए से। बैंक में जो पैसा आपने जमा कराया, आपको कभी भी अगर रिक्वायरमेंट हो, जरूरत हो तो पैसा वापस आप बैंक से निकाल भी सकते हैं, यस सर। 5,000 रुपए की जमा राशि में से ए ने 2,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल वापस निकाल लिए, तो बैंक से पैसा निकाला, एंट्री क्या बनी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,000 रुपए निकाले। ये पैसा ए ने निकाला बैंक से, तो बैंक भी तो कोई ना कोई एंट्री बनाएगा, पैसा ए को मिला, ए पाने वाला है, ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000। अब देखना इन दो एंट्रियों से मैं पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा और बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। ए नाम के व्यक्ति ने बैंक को जब डीआर किया तो बैंक ने देखो बेटा उसी समय ए को सीआर किया, और जब ए ने बैंक को सीआर किया, देखते जाओ इधर बोर्ड पे, तो बैंक ने उसको देखो ए को डीआर किया। इसका मतलब जब जब भी व्यापारी बैंक को डीआर करेगा तब तब बैंक व्यापारी को सीआर करेगा, और जब जब व्यापारी बैंक को सीआर करेगा तब तब बैंक व्यापारी को डीआर करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक और व्यापारी इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव कैसे हुआ सर? अभी मैंने आपको बताया कि बैंक जब जब भी डीआर होगा उस समय व्यापारी सीआर होगा, जब बैंक सीआर होगा व्यापारी डीआर होगा। मतलब दोनों कभी सेम नहीं चलते हैं, हमेशा एक दूसरे के रिवर्स चलते हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन आ जाए थ्योरी के अंदर,
एक नंबर पे चलो क्वेश्चन आ गया, 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया व्यापारी और बैंक के बीच में रिलेशन किस प्रकार का होता है, तो आपका आंसर ऋणात्मक संबंध होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, राइट। इसका ध्यान रखना। मेरा दूसरा एक और क्वेश्चन स्टार्ट। व्यापारी बैंक में जब अकाउंट खुलवाता है तो बैंक में अकाउंट खुलवाएगा तो बैंक से बहुत सारी मदद भी लेगा। क्या क्या मदद ले सकता है, चलो बताओ। बैंक में अपना लॉकर भी खुलवाएगा, बैंक से चेक बुक भी लेगा, वो चेक किसी सामने वाली पार्टी को देगा, सामने वाली पार्टी बैंक में आके पैसा लेगी। इतने सारे काम आप बैंक से करवाते हो, ठीक है भैया। क्या ये सब चीजें माइंड में याद रखना पॉसिबल होता है क्या? नो सर। तो व्यापारी इन सभी लेन देनों को फिर कहाँ रिकॉर्ड करता होगा? व्यापारी रिकॉर्ड करता है कैश बुक में। वापस मेरी बात पे ध्यान देना। कोई भी व्यापारी बैंक में अगर अकाउंट खुलवाता है तो बैंक से जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, डेली में, महीने में, 12 महीने में, उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड क्या करते हैं? कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ये कौन बनाता है? सर व्यापारी बनाता है। कैश बुक बेटा 4 तरह की होती है, पता आप सबको। सिंपल कैश बुक होती है, 2 कॉलम कैश बुक होती है, 3 कॉलम कैश बुक होती है, पेटी कैश बुक भी होती है। ये सब आपने नाम सुने हुए होंगे। सर इन 4 बुकों में से व्यापारी बैंक वाले लेन देन किस बुक में लिखता होगा? 3 कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करता है। इसका नाम 3 कॉलम क्यों रखा गया सर? क्योंकि बेटा इसमें जो अमाउंट वाला कॉलम होता है उसके 3 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम डिस्काउंट, दूसरा कॉलम कैश और तीसरा कॉलम बैंक। व्यापारी लेन देन भी किससे कर रहा है? बैंक से कर रहा है, तो उसका मतलब बैंक वाला कॉलम तो काम आएगा ही आएगा। तो बात हमारी क्या चल रही बेटा? व्यापारी बैंक से जितने भी लेन देन करेगा उसको व्यापारी कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा। कैश बुक 4 तरह की होती है, उसमें से 3 कॉलम कैश बुक काम आती है इस पूरे चैप्टर में। याद रख लोगे? वेरी गुड। ये तो हो गया सर व्यापारी को आपने ध्यान में रखते हुए कैश बुक के बारे में बता दिया। तो सर बैंक भी कोई भगवान थोड़ी है, बैंक भी तो एक आम जैसा ही है। तो ये सब लेन देन कहाँ लिखता होगा? तो बैंक अपने सारे रिकॉर्ड पासबुक में रिकॉर्ड करता है। पासबुक जो होती है भैया वो बैंक बनाता है, लेकिन उसमें सारे लेन देन व्यापारी के होते हैं। व्यापारी एक तरह से क्या है? बैंक का ग्राहक ही तो हुआ, बैंक का कस्टमर हुआ। तो आंसर क्या बनेगा? पासबुक क्या है? आंसर क्या लिखोगे? ग्राहक के खाते की नकल होती है। ग्राहक कौन है? हमारी नजर में व्यापारी है, हमारी नजर में व्यापारी है, बैंक की नजर में तो कस्टमर है। तो पासबुक क्या है? ग्राहक के खाते की नकल होती है। इसका जरूर ध्यान रखना। अभी 2 मिनट पहले मेरी बात हुई थी व्यापारी और बैंक के बीच में रिलेशन कैसा होता है। आपने क्या जवाब दिया था? सर नेगेटिव रिलेशन होता है। वेरी गुड। जब बैंक और व्यापारी एक दूसरे के सगे नहीं है तो सर कैश बुक और पासबुक भी एक दूसरे की सगी नहीं होगी। सर इसमें सगी संबंधी का काम कैसे आया? कैश बुक में कोई भी ट्रांजेक्शन अगर मैं DR पे लिखूंगा, कोई ट्रांजेक्शन पासबुक में CR पे आएगा। कैश बुक में कोई भी ट्रांजेक्शन में CR पे लिखूंगा, पासबुक में वही ट्रांजेक्शन DR पे आएगा। मतलब कैश बुक का DR पासबुक का CR होता है, कैश बुक का CR पासबुक का DR होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है बेटा? ध्यान रखना मेरी बात पे। अब सर कैश बुक का DR और CR, पासबुक का DR और CR, अभी मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, ध्यान रखो। अभी आपने व्यापारी में 2 एंट्रियां बनाई, बैंक में भी 2 एंट्रियां बनाई। 2 मिनट बाद हुई थी। व्यापारी बनाता है कैश बुक, बैंक क्या बनाता है? सर पासबुक। ध्यान देना, कैश बुक में अंदर अपन बात करें बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखा हुआ है। अभी बात चल रही थी कैश बुक 4 तरह की होती है, उसमें से 3 कॉलम कैश बुक काम आएगी। 3 कॉलम कैश बुक का नाम ऐसा क्यों रखा गया? क्योंकि अमाउंट के इसमें 3 कॉलम होते हैं, एक पहला डिस्काउंट, दूसरा कैश और तीसरा बैंक। इस पूरे लेसन में आपको किससे मतलब है? केवल बैंक से मतलब है। तो कैश बुक जो आप बनाओगे उसमें केवल बैंक कॉलम को देखना है मात्र, बाकी डिस्काउंट और कैश कॉलम को नहीं देखना है। ध्यान रखना, बैंक कॉलम का DR, बैंक कॉलम का CR। ध्यान रखो मेरी बात को। ए ने भी 2 एंट्री बनाई थी बेटा। पहली एंट्री क्या बनाई थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बनाई थी ना? यस सर। बैंक DR हुआ, ये DR हुआ, ये बैंक कॉलम में DR पे लिख दिया, आपने 5000 रुपये जमा करा है। सेकंड वाली एंट्री देखो, उसमें बैंक का आपका CR हो रहा है। यस सर, CR पे लिख दिए 2000 रुपये। तब आप दिमाग भी लगाएंगे, आप बहुत अच्छा समझा भी सकते हैं, मुझे समझाओगे आप कि बैंक देखो बेटा DR हुआ था 5000 से और CR हुआ था 2000 से। इसका मतलब अभी भी आपके खाते में पैसे पड़े कितना रुपए? 3000 रुपये।
तो आपका कहने का मतलब ये हुआ कि बैंक कॉलम में अगर डीआर की टोटल अगर ज़्यादा होती है डीआर की, इसका मतलब व्यापारी की कंडीशन अच्छी है बैंक के सामने। कैसे पता चला सर? वापस समझाता हूँ। बैंक में जमा कराए थे 5, बैंक से निकाले आपने 2, इसका मतलब अभी भी आपके खाते में 3000 पड़े हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैश बुक के बैंक कॉलम का डीआर टोटल अगर ज़्यादा हो, डीआर टोटल, इसका मतलब व्यापारी की कंडीशन अच्छी है। इसको बोलते हैं सामान्य स्थिति, अनुकूल स्थिति, सकारात्मक स्थिति, ये सब इसी के नाम है। मेरी बात आप समझ गए? इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल बैलेंस। तो बताइए कैश बुक के बैंक कॉलम का नॉर्मल बैलेंस कब होगा? जब उसके डीआर की टोटल ज़्यादा होगी, मतलब उसका डीआर बैलेंस होगा। जिस तरफ की टोटल ज़्यादा होती है वो उसका बैलेंस माना जाता है। इसमें डीआर की टोटल ज़्यादा है तो डीआर बैलेंस हो गया। डीआर बैलेंस अच्छा बैलेंस होता है। आई मेरी बात समझ में? वेरी गुड। अगला एक और क्वेश्चन आपसे बात करते हैं। बैंक में 5000 रुपये जमा कराए, बहुत अच्छा लेन देन आपके बैंक से चल रहा है, बैंक में अच्छी जान पहचान भी होने लग गई। एक दिन ऐसा आया कि आपके खाते में पड़े थे 5000 और आपको किसी व्यक्ति को देने 6000। चक्कर पड़ गया भारी। आप बैंक के पास गए और बैंक को बोला कि आज मुझे 6000 रुपये की ज़रूरत है। बैंक क्या कहेगा? आपकी रेपुटेशन अच्छी है, 5 की जगह आप 6 ले जाओ। तो इसका मतलब बैंक में जमा तो थे 5, निकाल लिया आपने 6। पढ़ाई होगा आपने 11-12 के अंदर, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। यस सर। क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक में जमा राशि से अधिक राशि निकाल लेना। यहाँ पर ऐसा हो रहा है, जमा तो है 5, निकाले आपने 6, तो इसका मतलब 5000 डीआर, 6000 सीआर हो गया। इसका मतलब टोटल सीआर की ज़्यादा हो गई। तो अगर कैश बुक के बैंक कॉलम के सीआर की टोटल ज़्यादा हो जाए, याद रखना मेरी बात, कैश बुक के बैंक कॉलम के सीआर की टोटल ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी स्थिति थोड़ी खराब है। खराब का मतलब वो बैंक पैसा मांगता है, उसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। विपरीत शेष, नकारात्मक शेष, अधिविकर्ष, प्रतिकूल शेष, ये सब इसी के नाम है। तो कैश बुक के बैंक कॉलम का सीआर बैलेंस विपरीत शेष माना जाता है, अधिविकर्ष माना जाता है, ओवरड्राफ्ट माना जाता है, और डीआर बैलेंस अच्छा माना जाता है, सामान्य शेष माना जाता है। ये तो हो गया कैश बुक के अनुसार। चलो वापस पूछता हूँ मैं एक बार और आपसे, जल्दी जवाब देना फटाफट। कैश बुक के बैंक कॉलम का डीआर बैलेंस कौन सा होता है? अच्छा माना जाता है, सामान्य शेष होता है। कैश बुक के बैंक कॉलम का सीआर बैलेंस कौन सा होता है? सर विपरीत शेष माना जाता है। आगे मेरी बात समझ में? ध्यान रखना, इस चीज को भूलना मत, ठीक है बेटा? ये तो हो गया कैश बुक के अनुसार। अब सेकंड अपन ये बात करें पासबुक की, तो अभी 2 मिनट पहले बात हुई थी, कैश बुक और पासबुक दोनों में संबंध विपरीत होता है। इसका मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम का डीआर अच्छा होता है तो पासबुक के अंदर क्या बोलोगे? सीआर बैलेंस अच्छा होगा। दूसरा पॉइंट, कैश बुक का सीआर बैलेंस अगर खराब होता है, विपरीत होता है, तो पासबुक का डीआर खराब होता है। खराब का मतलब विपरीत शेष। विपरीत का मतलब कस्टमर ने जितने पैसे जमा कराए उससे ज्यादा पैसे निकाल लिए, वो होता है विपरीत शेष। आप समझ गए मेरी बात को? जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है? दिक्कत तो नहीं आ रही? ठीक है बेटा, इसका जरूर ध्यान रखें। तो कैश बुक क्या होता है, पासबुक क्या होता है, व्यापारी क्या होते हैं, बैंक क्या होती है, कैश बुक का बैलेंस क्या होता है, पासबुक का बैलेंस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन ने डिस्कस किया। वेरी गुड। अब मेरा अगला एक छोटा सा क्वेश्चन और आने जा रहा है, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखें और जल्दी से समझें। देखिए बेटा आगे एक और छोटा सा क्वेश्चन। ए नाम का जो मेंबर था व्यापारी, उसने क्या हुआ था बेटा, बैंक में 5000 रुपये जमा कराए। तो व्यापारी तो कैश बुक बनाता है, क्या एंट्री बनाई थी? जल्दी जवाब दो बेटा। बैंक में रुपए जमा कराए, सर बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। बैंक क्या हो रहा है इसमें? डीआर हो रहा है। कैश बुक का कौन सा कॉलम काम आ रहा है? सर बैंक कॉलम काम आ रहा है, तो बैंक डीआर हो रहा है। डीआर पे लिखे 5000 रुपये जमा कराए। अब बताइए कैश बुक में अगर डीआर पे 5000 रुपये लिखें तो इसका मतलब ये चीज पासबुक के अंदर सीआर पे होनी चाहिए 5000 रुपये। मेरा एक और सवाल, 5000 रुपये जमा कराए थे 1 जनवरी को, तो इसका मतलब व्यापारी ने तो सेम डे 1 जनवरी को लिख दिए होंगे। उस दिन क्या हुआ था, बैंक के नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, सर्वर डाउन चल रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ था, बैंक पासबुक में उस दिन एंट्री नहीं कर पाया।
तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 जनवरी को पासबुक में एंट्री नहीं हो पाई। अब 1 तारीख को ए नाम के व्यक्ति ने अपनी कैश बुक को और पासबुक को आमने सामने रखा, तो देखा कि यार कैश बुक में तो 5,000 रुपए की एंट्री बता रहा है, लेकिन पासबुक में 5,000 की एंट्री शो नहीं कर रहा है। तो व्यापारी अगर 1 तारीख को फॉर एग्जाम्पल अपने दोनों बुकों का बैलेंस अगर चेक करना चाहें तो बराबर थोड़ी आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर हमने 5,000 रुपए हमने तो बैंक में जमा करा दिए थे, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से बैंक में जमा ही नहीं हुए, मतलब पासबुक में एंट्री नहीं हुई। अगर ये पासबुक में एंट्री हो जाती तब तो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस बिल्कुल बराबर दिखता। अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, मैं कुछ ऐसे रीजंस, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं आ पाता है। ऐसे खूब सारे कारण होते हैं, मैं आपको उसमें 10 तरह के कारण बताऊंगा। 10 याद रखना, 10 कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं आता है। वो एक तो मैंने बता ही दिया, व्यापारी ने जिस तारीख को बैंक में रुपए जमा कराए, चाहे चेक जमा कराया, चाहे बिल जमा कराया, चाहे प्रतिज्ञा पत्र जमा कराया, ईच एंड एवरीथिंग कुछ भी जमा कराओ, जिस तारीख को बैंक में हमने जमा कराए हमने उसी दिन तो हमने तो रिकॉर्ड कर लिया हमारी कैश बुक में, लेकिन किसी कारण से पासबुक में एंट्री उस दिन नहीं हो पाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, रुपए जमा कराए, चेक जमा कराए, बिल जमा कराए, बहुत सारी चीज जमा कराई, कैश बुक में तो सेम डे रिकॉर्ड हो गया, लेकिन क्या हुआ पासबुक में उस दिन रिकॉर्ड नहीं हुआ, जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा है। ये मेरा पहला कारण। सर क्या पढ़ा रहे हो आप, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल क्यों नहीं आता है? उसके मैं कुछ रीजंस बता रहा हूँ, उन रीजन को ध्यान से पढ़ें। ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनको 10 भागों में बांटा गया है, टोटल 10 कारण बताऊंगा। तो पहला बता ही दिया कि व्यापारी ने पैसा, चेक, बिल, ड्राफ्ट, प्रतिज्ञा पत्र कुछ भी बैंक में संग्रहण के लिए जमा कराए, तो बैंक व्यापारी ने तो सेम डे कैश बुक में एंट्री कर दी होगी, लेकिन हुआ क्या, उस दिन बैंक में सर्वर डाउन होने की वजह से पासबुक में एंट्री नहीं हो पाई। तो कैश बुक में तो एंट्री हो गई लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं हुई, ये भी बहुत बड़ा कारण है। मेरी बात आप समझ गए? वेरी गुड, ये पहला कारण खत्म। एक कारण और बताता हूँ मैं आपको छोटा सा। ए नाम का व्यक्ति है, उसके खाते में 5,000 रुपये पड़े हैं, इससे बी नाम का व्यक्ति पैसे मांगता है, ए ने उसको 3,000 रुपये का चेक दे दिया, चेक पे तारीख डाल दी 10 जनवरी, तो ए नाम के व्यक्ति के खाते में 5,000 पड़े, ए की कैश बुक, उसका बैंक कॉलम, उसमें 5,000 पड़े, 10 तारीख का चेक था, तो ए नाम के व्यक्ति ने तो ये सोच लिया होगा कि 10 तारीख को मेरे खाते में से 3,000 रुपये कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बी नाम का व्यक्ति चेक लगाएगा, सही है ना? यस सर। तो ए नाम के व्यक्ति ने क्या, बहुत जल्दी बताओ, ये डीआर और ये सीआर क्या बताया था, जब जब भी पैसे बैंक में आते हैं डीआर पे लिखते हैं, जब जब पैसे बैंक से जाते हैं सीआर पे लिखते हैं, सही है ना सर? वेरी गुड। बात हमारी क्या चल रही है, हमने बी को चेक दिया, बी नाम के व्यक्ति ने, हमने क्या सोचा होगा कि बी ने 10 तारीख को चेक लगा दिया होगा और मेरे खाते से पैसे कट भी गए होंगे, तो मैंने 3,000 की एंट्री इधर की होगी। इधर क्यों की सर? क्योंकि हमने किसी को चेक दिया, हमने चेक दिया तो सामने वाला व्यक्ति पैसा तो लेगा, पैसा लेगा तो इससे मेरे खाते का बैलेंस क्या होगा सर, कम हो जाएगा। वेरी गुड, खाते का बैलेंस कम हो गया। तो मैं मतलब व्यापारी ने तो अपनी बुक्स में एंट्री कर दी, कैश बुक में एंट्री हो चुकी है 10 तारीख को, किस तरह लिखी सर, 3,000। तो कैश बुक के अनुसार तो 10 जनवरी को ये पता चल रहा है 2,000 रुपये मेरे खाते में बचे हुए हैं। मैंने सोचा, ये मैंने मतलब व्यापारी ने सोचा, जबकि वास्तविकता क्या हुई ये देखो आप, ये तो मैं बोल रहा हूँ सब कुछ। अब ये चीज अपन बैंक क्या गीत गा रहा है, बैंक मतलब पासबुक क्या बता रही है, 5,000 रुपये तुम्हारे पास थे, बी नाम का व्यक्ति क्या हुआ था, 10 जनवरी को चेक बैंक में लगाना ही भूल गया, बी के कोई फैमिली प्रोग्राम था, कहीं बाहर चला गया, इसलिए वो पैसा भैया वो चेक बैंक में लगा ही नहीं पाया। तो मैंने तो क्या सोचा था कि मेरे खाते से 3,000 रुपये निकल गए होंगे, इसलिए मेरे खाते का बैलेंस 2,000 बता रहा है, जबकि वास्तव में हुआ क्या, बी नाम का व्यक्ति तो चेक को लेके बैंक में गया ही नहीं गया, तो खाते में पैसे कम हुए ही नहीं। तो पासबुक का बैलेंस अभी भी 5,000 ही बता रहा है, कैश बुक का बैलेंस क्या बता रहा था सर 2,000, पासबुक का बैलेंस 5,000। देखो यहाँ फटाफट दोनों का बैलेंस बराबर दिख रहा है क्या? नो सर। ये दूसरा कारण।
पहला क्या था, व्यापारी ने कोई पैसा जमा कराया, बिल जमा कराया, चेक जमा कराया, कुछ भी चीज़ जमा कराओ तो व्यापारी ने तो सेम डे एंट्री कर दी होगी कैश बुक में। लेकिन किसी कारण से उसी दिन अगर बैंक में कोई प्रॉब्लम आ जाए और पासबुक में एंट्री नहीं हो पाए तो कैश बुक में तो बैलेंस आ गया लेकिन पासबुक का बैलेंस तो जीरो बता रहा है। ये कारण है कैश बुक और पासबुक का बैलेंस बराबर नहीं आने का। पहला कारण खत्म। दूसरा कारण मेरा, व्यापारी ने किसी व्यक्ति को चेक दिया तो व्यापारी ने तो ये सोचा होगा कि चेक पे जो तारीख डाल रखी है उस तारीख को मेरे खाते में से पैसे कम हो गए होंगे तो मैं तो उसी दिन एंट्री कर दूंगा, मैं मतलब व्यापारी ने तो कैश बुक में सेम डे एंट्री कर दी। हुआ क्या वास्तव में, जिस व्यक्ति को हमने चेक दिया था वो व्यक्ति चेक को बैंक में लगाना ही भूल गया, चेक में प्रस्तुति नहीं, मतलब बैंक में चेक को प्रस्तुति नहीं किया। तो कैश बुक में तो मैं एंट्री कर चुका हूँ लेकिन पासबुक में तो पैसा कम हुआ ही नहीं, तो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस अलग अलग बताएगा। कितने कारण हो गए बेटा? 2 कारण हो गए सर।